विज्ञान का जो 4th नंबर लेसन है कार्बन और उनके यौगिक, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो इस बार परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एथेन में सहसंयोजक आबंध हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि मैं एथेन का संरचनात्मक सूत्र बनाऊं ओपनली स्ट्रक्चर के रूप में, यानी तो हमारे पास में इस प्रकार का यह संरचना बनती है। यदि मैं इनके सहसंयोजक बंध को काउंट करता हूं तो प्रिय मित्रों, यह एक सहसंयोजक बंध, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो एथेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या है प्रिय मित्रों, वो होती है 7। ध्यान रखें, इसी प्रकार कमेंट में जरूर लिखें कि CH4 मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो प्रिय मित्रों बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो होता है C6H6 और बेंजीन की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है, यानी एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते हैं। बेंजीन में द्विबंध की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है। तो प्रिय मित्रों, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक है वो 290 केल्विन होता है। और ये एसिटिक, यदि हमें कहें ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वही जो एसिटिक अम्ल का होता है वही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। लेकिन इसका गलनांक कम होने से प्यारे मित्रों ये सर्दियों में क्या है, जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो यहां पर इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन परमाणु में, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन परमाणु में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषता है जो उसके पृथ्वी पर जो है उन्हें महत्वपूर्ण तत्व बताती है, यानी सर्वोत्तमुखी तत्व बनाती है। तो कार्बन परमाणु की 2 विशेषता महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक तो कार्बन की चतुर्संयोजकता होती है, यानी कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। एक है प्रिय मित्रों, कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण उनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। कार्बन के अपरूप को कौन से यौगिक हैं? तो प्रिय मित्रों यहां पर है कार्बन के अपरूप कौन से जो हैं वो यौगिक हैं, लेकिन हीरा जो होता है वो प्रिय मित्रों तत्व होता है। ध्यान रखें, कार्बन के अपरूप कौन से पदार्थ हैं, यह है। तो अपरूप किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उन्हें वे एक दूसरे के अपरूप तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो प्रिय मित्रों यहां पर क्या होता है कि क्रिस्टलीय अपरूप का ही आपको दिया हुआ है, अर्थात जो अपरूप आपके क्लास 10th में है वो क्रिस्टलीय अपरूप की ही बात कर रहे हैं। तो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो अब आप मुझे प्रिय मित्रों कमेंट में और अपने नोटबुक में जरूर लिखें कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो यह प्रश्न भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय मित्रों? विषम परमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, जो सल्फर है, फ्लोरीन है, ये तत्व क्या करते हैं, इनके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात आंसर होगा विषम परमाणु। प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, तो प्रिय मित्रों कीटोन होता है। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह कीटोन होता है और कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है इसका संकेत यह है CO डबल बॉन्ड, और ये जो जुड़े हुए हैं वो एकल बंध है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस सूत्र से हम कह सकते हैं। तो प्रोपेनॉन का जो होता है प्रिय मित्रों वो क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन होता है। प्रोपेनेल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, यानी एल्डिहाइड, और इनमें यह समूह पाया जाता है। नेक्स्ट है CH3CH2OH ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, या हम कहें KMnO4 हैं, उनकी उपस्थिति में। यहाँ पे H2SO4 का मतलब यह है प्रिय मित्रों, ये अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में होता है, लेकिन सारीय KMnO4 लिया जाता है। यानी K2Cr2O7 तो है अम्लीय K2Cr2O7, वह सारीय KMnO4। जब
एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है। तो प्रिय मित्रों, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि यहां पर CH3COOH, यदि आप इस रिएक्शन इसको कंपाउंड को देखेंगे, यौगिक को देखेंगे, तो इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु माइनस हो रहा है, एथेनॉल में से एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण है। तो यह एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करके संतृप्त यौगिक प्राप्त करते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या प्राप्त किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करके संतृप्त यौगिक प्राप्त करते हैं। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है प्रिय मित्रों कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन होता है। और कीटोन में जो क्रियात्मक समूह है उसका सूत्र यह होता है, जिन यौगिकों में यह समूह पाया जाता है वो कीटोन वर्ग का होता है। फिर है नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यह n बराबर प्राकृत संख्या होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तो ध्यान रखें प्रिय मित्रों, एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। और एल्कीन व एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि एल्केन हाइड्रो जो होते हैं वो क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए इसको इस प्रकार से भी समझते हैं, एल्केन जो होता है प्रिय मित्रों उसका यदि हम टुकड़ा करते हैं तो एल्क प्लस होता है एन। और एन का मतलब आप समझ गए प्रिय मित्रों, ए से शुरुआत होती है, जैसे आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। तो यहाँ पे ए का मतलब है एक किताब, तो इसका मतलब एक की ध्वनि आ रही है। तो एल का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं। यदि इसी प्रकार से मैं प्रिय मित्रों लिखूं एल्कीन, तो इसका संधि विच्छेद आप जानते होंगे, एल्क एल्क प्लस क्या आता है? ईन आता है। ईन में दो अंशर हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो हम कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। इसी प्रकार प्रिय मित्रों आप एल्काइन का जो है वो संधि विच्छेद करते हैं तो एल्क प्लस आइन होता है। क्या होता है? आइन। देखिए आइन में तीन अंशर आ रहे हैं तो त्रिबंध से संबंधित होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, ब्यूटेनोइक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ब्यूटेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यानी इसमें क्रियात्मक समूह होता है। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो COOH होता है। अनुलग्न इसमें ओइक अम्ल लगता है। तो आप ये बताइए कि कमेंट में जरूर लिखें, एल्डिहाइड में अनुलग्न क्या लगता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उनमें अनुलग्न क्या लगेगा? चलिए नेक्स्ट है, एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी हमने देखा, एल्काइन का देखा, ब्यूटेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह हमने देखा कि ब्यूटेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और फिर है मिलान कीजिए प्रिय मित्रों, तो एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक है, प्रोपाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, IUPAC नाम लिखिए। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर IUPAC नाम इसका एथेनॉल होगा। इसका जो नाम होगा वो होगा यानी 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन इसका IUPAC में नाम होगा। इसका नाम होगा एथेनेल। CH3CHO का नाम होता है एथेनेल। इसका IUPAC नाम एथेनेल है। इसका नाम देखिए, 4 कार्बन परमाणु हैं प्रिय मित्रों, 4 होने से ब्यूट और OH के लिए ओल आता है, तो इसका नाम होता है ब्यूटेनोल। क्या होता है? ब्यूटेनोल। और 1 नंबर कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है। तो प्रिय मित्रों इसकी संरचना यदि हम देखें तो CH3 CH2 CH2 और OH,
इसका नाम होता है 1-ब्यूटेनोल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इस बार परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। CH3CBr CH CH2CH3 इसका IUPAC नाम है, वो कमेंट में जरूर लिखें कि IUPAC नाम क्या होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटिए। तो प्यारे मित्रों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध अथवा दोनों ही पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एन अनुलग्न लगता है, असंतृप्त में या तो एन अनुलग्न ईन लगेगा या आइन लगेगा। क्या लगेगा? आइन लगेगा। अनुलग्न का मतलब होता है प्रत्यय। तो चलिए प्रिय मित्रों यहां पर देखते हैं, प्रोपेन में एन आ रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन में ईन आ रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साइक्लोहेक्सेन में एन आ रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथाइन में आइन आ रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से प्रिय मित्रों यहां पर नेक्स्ट है, संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में अंतर लिखिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर हम कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कजली ज्वाला के साथ में जलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जक साबुन से बेहतर है, कैसे समझाइए। तो प्रिय मित्रों, अपमार्जक क्या होते हैं? कठोर जल और मृदु जल दोनों में अपने झाग देते हैं, अर्थात कठोर जल में ये अविलेय लवण नहीं बनाते, कपड़ों की सफाई आसानी से करते हैं। जबकि साबुन क्या होता है? मृदु जल में आसानी से झाग देता है, जबकि कठोर जल में झाग नहीं देता। ये कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो यौगिक हैं उनके साथ में प्रिय मित्रों अविलेय पदार्थ बना लेते हैं, जिन्हें कपड़ों की सफाई आसानी से नहीं होती। इसी प्रकार अपमार्जक हैं वो साबुन से बेहतर हैं। संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में अंतर, अभी अपमार्जक साबुन से बेहतर है, समझाइए कैसे। देखा, सजातीय श्रेणी को आपको उदाहरण सहित समझाना है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। फिर है, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें क्या पदार्थ मिलाते हैं, इसके पदार्थ के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय मित्रों, औद्योगिक उपयोग में तैयार एथेनॉल में इसमें 1% का मेथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे यह पीने अयोग्य हो जाता है। इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसमें 1% मेथेनॉल मिलाते हैं, इसे पीने अयोग्य हो जाता है। इन पदार्थ के सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल प्रिय मित्रों, ये मानव है वो अंधा हो सकता है। यदि मेथेन युक्त एल्कोहल का प्रयोग यदि मानव करता है तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, एथीन व एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इस बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही दमदार टॉपिक है ये। 14वां प्रश्न, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और एथीन व एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रिय मित्रों, एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में किन को दर्शाया जाता है, यानी यह सबसे पहले यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका मतलब यह संरचना किसने दी थी? लुईस ने दी थी। लुईस ने कहा था कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाना उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो यहां पर यदि हम प्रिय मित्रों बात करें मेथेन की, तो मेथेन का अणु सूत्र होता है CH4 और इसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। अब हमें यह भी पता है प्रिय मित्रों कि जो हमारे पास में अभी हमने इसकी संरचना बनाई मेथेन की, इस प्रकार से बनती है और यहां पर जो बंध पाया जाता है वो एकल सहसंयोजी बंध है। तो हमें यह भी पता है प्रिय मित्रों, एकल सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी से बना हुआ बंध एकल सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ यह संरचना जिसको पता है उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी संरचना बनाते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पर ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p2 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसके 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दिया। और प्रिय मित्रों, कोई भी परमाणु कार्बनिक यौगिकों में कार्बन हमेशा क्या करता है? सहसंयोजक बंध बनाता है, अर्थात ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो यहाँ H है और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है,
तो ये एक इससे साझा कर लिया, एक H है ये यहाँ पे। इस प्रकार देखिए इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में हीलियम का हाइड्रोजन ने अपना हीलियम विन्यास प्राप्त कर लिया है, यानी बाह्यतम कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जो अष्टक नियम के अपवाद होते हैं, और इस कार्बन ने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। तो यह इसने क्या किया, अपना अष्टक नियम पूरा कर लिया, यानी अष्टक नियम का फॉलो किया है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों ये जो प्रश्न है एथीन व एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपनी नोटबुक में बनाई। 14वां प्रश्न इस बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है प्रिय मित्रों यहां पर यह प्रश्न देखिए C2H6 C3H8 C3H6 CH4 C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है। किन में? संकलन का मतलब होता है प्रिय मित्रों योगात्मक। तो ध्यान रखें योगात्मक अभिक्रिया हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें प्रिय मित्रों एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक अंतर और आ गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। चलिए यहां पर हम देखते हैं कौन से संतृप्त और कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C2H6 एथेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। C3H8 ये क्या है, प्रोपेन है, यह कौन सी अभिक्रिया देगा प्रिय मित्रों, यह जो अभिक्रिया देगा वो देगा संकलन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। C3H6 है वो प्रोपीन है, जैसे CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में प्रोपीन का सूत्र है और प्रोपीन का अणु सूत्र होता है CH3H6, तो यह संकलन अभिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिय मित्रों मेथेन, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये C2H6 तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन है, ये भी संकलन अभिक्रिया देते हैं। तो संकलन अभिक्रिया कौन से यौगिक देते हैं, अब समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ध्यान रखें वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक धातु वाले पार्ट की है और यहां पर हम कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो प्रिय मित्रों एल्केन जो होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जैसे मेथेन है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा H सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Cl बनेगा और HCl क्या है बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है प्रिय मित्रों सह संयोजक आबंध किसे कहते हैं, यानी तो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना हुआ बंध सह संयोजक आबंध कहलाता है। तो यह तत्व समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे O2 में ये होते हैं इस प्रकार से, तो इनमें दो समान तत्व हैं। और यदि मैं बात करूं प्रिय मित्रों HCl, तो यहाँ पर दो तत्व अलग अलग हैं। तो बंध हमेशा दो तत्वों के बीच में ही बनता है। तो किन्हीं दो तत्वों के मध्य समान इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना हुआ बंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। ये तत्व समान या अलग अलग हो सकते हैं। प्रिय मित्रों फिर नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है CO2 में सहसंयोजक बंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाती है। तो चलिए मैं इसका आपको सूत्र बना के बताता हूं, आप इसकी अपनी नोटबुक में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यह CO2 की संरचना होती है, रेखीय संरचना होती है, CO2 की संरचना होती है रेखीय। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों नीचे दिए गए हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह हैं, इनकी पहचान करते हैं। चलिए क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन में क्रियात्मक समूह होता है हेलो। प्रोपेनोल में एल्कोहल होता है, प्रोपेनेल में एल्डिहाइड होता है, प्रोपेनोन में फिर कीटोन होता है और प्रोपेनोइक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन सा क्रियात्मक समूह किसमें पाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये कार्बन वाला पार्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि और भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।